गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ मतलब अभी एक साइंटिस्ट का नाम है एवोगाड्रोस। एवोगाड्रोस जो है एक इटालियन मैथमेटिक्स था सबसे पहले, है ना। और ये लगभग 1811 में एक लॉ देता है एवोगाड्रोस, जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ। अब एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecule। ये इसका एक स्टेटमेंट है एवोगाड्रोस लॉ में। जनरली ये जो लॉ आया था वो आया है 1811 में। 1811 ये टाइम है, इस समय जो है एवोगाड्रोस का लॉ आया था। अब हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होने का मतलब है ये कांस्टेंट होगा। तब एवोगाड्रोस क्या बताता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी गैस होगा जिसको हम लोग एक फिक्स प्रेशर, जैसे हम लोग अभी हम लोग बात करेंगे तो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और वॉल्यूम की बात करें मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स आएगा। मतलब 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये आता है वॉल्यूम। मतलब हम लोग एक फिक्स स्टीपी पे बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें, तो कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें एसटीपी तो एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। तो एसटीपी में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लेते हैं हम लोग, वो टेम्परेचर आता है, जनरली लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इसको स्टैंडर्ड माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग बात करेंगे तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। 298 केल्विन स्केल में ये आ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जनरली हम लोग 1 atm लेते हैं। 1 atm प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल ही मॉलिक्यूल आएगा। हम लोग एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लेते हैं, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम लेते हैं, तो हम लोग को 2 वॉल्यूम मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। ये 2 वॉल्यूम बोले या 2 मॉलिक्यूल्स बोले, मॉलिक्यूल के टर्म में बात करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का 2 मॉलिक्यूल्स मिला है। जब बैलेंस करेंगे तब हम लोग को ये पता चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो ये आ जाता है एवोगाड्रोस लॉ ऑल्सो हेल्पफुल इन डेवलपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड द वेपर डेंसिटी। ठीक है, मास वॉल्यूम ऑफ गैस। तो कोई भी गैस का मास और वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एवोगाड्रोस लॉ लगाते हैं, क्योंकि हम लोग का मास दिया हुआ होगा तो हम लोग उसका वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के कांस्टेंट होता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल, कोई भी गैस का 1 मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अब मान लेते हैं टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये जो वॉल्यूम है ना वो राइज करेगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपैंड। तो हम लोग बात कर रहे थे 1 मॉलिक्यूल गैस का स्टीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, तो 22.4 लीटर। हम लोग इसी को यूज करेंगे 22.4 लीटर को। और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स होता है। ठीक ना, इसको हम लोग एन से ए से डिनोट करते हैं। एन ए से, यहाँ से डिनोटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ एन ए है,
यानी मतलब एक मॉलिक्यूल, कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे तो उसके अंदर इतना पार्टिकल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो एवोगाड्रोस नंबर है उसको हम लोग कैपिटल N लेते हैं और इसमें A यहाँ पे हम लोग छोटा सा a डिनोट करते हैं और ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना पार्टिकल। कभी कभी ये भी हो सकता है 6.022 ही हो, ठीक ना, 22 ही हो, इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल होता है। इतना सारा पार्टिकल होता है, कितना, 23 है ये, ठीक ना, 23 पार्टिकल किसमें, तो एक एवोगाड्रोस नंबर में। तो इतना एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना सारा पार्टिकल्स होता है, ये है पार्टिकल, पार्टिकल्स कितना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना सारा पार्टिकल होगा, ये बताता है एवोगाड्रोस। क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल बता दिया एवोगाड्रोस कितना होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, कितना, एक मॉलिक्यूल के अंदर। और वॉल्यूम की बात करें कि एक मॉलिक्यूल, कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे हम लोग को मिल जाएगा कुछ एटॉमिक मास नंबर। तो एवोगाड्रोस का जो ये है उसको से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि, ठीक ना, जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसी का एटॉमिक मास नंबर, ये सभी नंबर ऑफ मोल और एवोगाड्रोस नंबर से कैलकुलेट हो जाता है। तो मास वगैरह भी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में बनाएंगे। तो अभी आ जाता है एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम लोग ए से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास नंबर को। ये नॉर्मली हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो ये होता है एटॉमिक मास नंबर इज द algebraic sum of number of proton and number of neutron present in the nucleus of an atom। कोई भी न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का सम होता है वही एटॉमिक मास होता है कोई भी पार्टिकल का। फिलहाल में इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे आता है, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर with the mass of carbon 12 atom is taken as 12U और 12 AMU। मतलब कोई भी एलिमेंट का एवरेज मास जो होगा, ठीक ना, कार्बन एलिमेंट के कंपेयर में, ठीक है, वो निकालते हैं और उसको हम लोग मान लेते हैं कार्बन का जो मास है वो है 12U यूनिफाइड मास, और AMU का मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक यूनिट हम लोग मास निकालते हैं किसी का, यूनिट ऑफ मास, तो AMU में हम लोग ले सकते हैं या तो फिर यूनिफाइड मास में, ये दोनों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक मास का फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ एनी एलिमेंट, या तो फिर जिसका हम लोग मास निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, ठीक ना। तो कार्बन एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, कोई भी एलिमेंट का मास निकालना होगा तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ एनी एलिमेंट या मास ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, जिसका हम लोग मास निकालते हैं उसका मास को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम लोग 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक ना। कार्बन एटम के मास को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एटम का एटॉमिक मास मिलेगा। और एटॉमिक मास निकालने का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब कार्बन 12 को क्यों ही रेफरेंस लिया, क्योंकि कार्बन एटम जो है ये कार्बन के अंदर 12 कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक ना। तो 12 होता है तो इसका मतलब इसका सेंटर में या तो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होता है प्लस 6 न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। और हम लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है, बट हम लोग एक्चुअल लेंगे तो दोनों का मास इक्वल होगा, और इसीलिए क्या होता है कि 1/12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक यूनिट मिलेगा मास का, और एक यूनिट मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है या मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम का मास कितना होगा, तो उसके पास जितना प्रोटॉन होगा प्लस जितना न्यूट्रॉन होगा
इसका न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एएमयू को। एएमयू क्या है, ये यूनिट है किसका, तो एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास यूनिट को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 AMU। तो 1 AMU में मतलब हम लोग एक्चुअल में निकाले तो ये हो जाएगा 1/12 और मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 12 ही होता है। इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये 12 और ये 12 कट गया, कितना मिला 1 मिला। ठीक ना, तो 1 यूनिट मिला, 1 यूनिट मिला है हम लोग का AMU। और 1 यूनिट क्या है कि ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा या तो फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 AMU को हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एक्चुअल कार्बन 12 एटम। तो ये इससे हम लोग डिफाइन किए हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट को, AMU को। अब हम लोग देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास नाम से ही क्लियर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एटम का मास हम लोग ग्राम में कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं पहले, इट इज़ डिफाइंड एज that much quantity of an element whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass। मतलब जितना उसका एटॉमिक मास होगा उसको हम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब जो भी एलिमेंट होगा या जो भी कंपाउंड होगा उसका मास को हम लोग ग्राम में कंसीडर करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम एटम का मास जो होता है वो होता है 24 AMU, ये 24 एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिफाइड मास। तो अब हम लोग 1 ग्राम मैग्नीशियम एटम का मास कैलकुलेट करें तो जो इसका मॉलिक्यूलर मास है 24 AMU, तो 24 ग्राम लिख देंगे। AMU को हटा के सिर्फ ग्राम से रिप्लेस करना है। अब 2 ग्राम का ना मास निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 48 ग्राम हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU होता है या 24 यूनिफाइड मास होता है। अब 2 का लगाएं, ठीक है, तो 2 × 24 इसका मतलब 48 ये ग्राम में आ जाएगा। इसी तरह हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम का, 3 ग्राम एल्युमिनियम का, 3 ग्राम ये हो गया एल्युमिनियम का हम लोग को मास निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास GAM, मतलब ग्राम एटॉमिक मास निकालना है कितना, 3 ग्राम एल्युमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा GAM। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं 1 ग्राम एल्युमिनियम का एटॉमिक मास ये होता है 27, कितना होता है 27 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 ग्राम एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम एल्युमिनियम लेंगे तो उसका और मास होता है 27 ग्राम, तो हम लोग 3 ग्राम लेते हैं। तो 3 ग्राम यहाँ पे हम लोग लेंगे तो इसका आ जाएगा 27 × 3, तो 7 3 या 21, 2 कैरी हो गया और 2 3 6 और 2 8, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81, तो 81 ग्राम हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास का जो फार्मूला हो जाएगा, तो इसका जो फार्मूला है ग्राम एटॉमिक मास का, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो इसको निकालते हैं हम लोग मास इन ग्राम, जितना मास होगा डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास GAM। ठीक है, तो ये मास दिया हुआ रहता है, ये मास दिया हुआ रहेगा कि 10 ग्राम का निकालना है, 20 ग्राम का निकालना है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2 ग्राम तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्राम,
और यहाँ पे वेट हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो निकाल लेंगे। और वेट इसका मालूम होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम का 24, ठीक है ना। तो हम लोग इसका GAM निकाले, अच्छा ये वेट निकालना है ना, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में, सेकेंड, हाँ देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है हम लोग का 2 ग्राम, मान लिया ये 2 ग्राम है मैग्नीशियम का, ये ग्राम मास इन ग्राम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ये कितना है हम लोग का, तो मैग्नीशियम लेंगे तो 24, तो ये 24 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, W का वैल्यू मिल जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 24, ठीक है ना, 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 ग्राम। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू, तो हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास को निकालना होगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू मास इन ग्राम। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग कराए भी हैं क्लास में मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम और इट इज़ टेकन एज 12U। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन में कोई भी एटम का मास कितना है, इसके कंपैरिजन में ही लेंगे। बहुत सिंपल है निकालने का, मतलब वही होता है कि मॉलिक्यूलर मास जब भी हम लोग निकालेंगे तो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन है, उसी का सम को हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास भी बोलेंगे। जैसे हम लोग H2O एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास करेंगे, तो हाइड्रोजन का मास, जैसे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है मास ऑफ वाटर H2O का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कोई भी एलिमेंट कितना टाइम रिपीट हो रहा है, तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो 2 लिख दिए, प्लस करेंगे इसमें, अब मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। और अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, जैसे नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन 1 टाइम है और इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16। तो टोटल हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 16 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 18U या तो फिर AMU, या तो फिर क्या हो जाएगा 18 AMU 18 AMU ये हो जाता है इसका मास, हम लोग बोल सकते हैं किसका, वाटर का। तो ये AMU यूनिफाइड मास। इसी तरह है अमोनिया का, तो अमोनिया कितना है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो कितना टाइम है अमोनिया, ये N, नाइट्रोजन तो 1 टाइम है, तो 1 इंटू 14। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एटम जैसे ही आएगा वैसे हम लोग प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, तो 3 टाइम से हाइड्रोजन आया, तो 3 ये मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन का मास हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये आ जाएगा हम लोग का 14 प्लस 3, तो 14 प्लस 3 17 आ गया, तो 70U या तो फिर AMU ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो जाता है मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं कोई भी एलिमेंट का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग को मास निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है ये मॉलिक्यूल में, तो 1 कार्बन है तो 1, और मास ऑफ कार्बन कितना है, तो कार्बन जो है यहाँ पे आया है 2 टाइम्स, तो 1 इंटू 2 हो गया 12 हो गया, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो जैसे दूसरा मतलब एलिमेंट होता है, दूसरा एलिमेंट आएगा वैसे ही हम लोग प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस लगा दिए हैं, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, तो 12 बन जाए 12 ये हो गया, 16 2 जा 32 हो गया, और ये 45 AMU या तो फिर U हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कैल्शियम का जो मास है वो होता है 40, और कैल्शियम कितना टाइम है तो 1 टाइम है। जैसे दूसरा एलिमेंट आएगा प्लस का साइन बोले इंसर्ट करने, तो ये प्लस लग गया। कार्बन 1 टाइम है तो 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 कर लेंगे। कार्बन एक बार इसलिए 1 इंटू 12, मास ऑफ कार्बन 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन 3 टाइम है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। अब इसको हम लोग 41 जब 40 हो गया इधर, यहाँ पे आ गया हम लोग का 40 प्लस 12 हो गया इसका, और ये हो गया 48, 48 प्लस 12 हो गया 60 प्लस 40 100, तो 100 U या AMU हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब है हम लोग का मोलर मास। मोलर मास हम लोग मोल में कंसीडर करते हैं, जैसे अभी ग्राम में कंसीडर कर रहे थे, तो मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, बस AMU में यूनिफाइड मास में। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, तो मॉलिक्यूलर मास अभी इससे पहले कैलकुलेट किए थे, ये आया था 17 ग्राम। कितना ग्राम आया था, 17 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अमोनिया। 2 ग्राम ऑफ अमोनिया निकालना होगा तो 2 इंटू 17 34 ग्राम। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स का। ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास, कितना मोल्स है तो गिवन मास बाय मोलर मास करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो N इज इक्वल टू, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, W हो गया गिवन मास, M हो गया इसका मोलर मास। तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग को क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। जैसे हम लोग निकालना चाहें तो एक सेकेंड आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसमें, क्या फार्मूला मास के बाद देखते हैं। फार्मूला मास क्या हो जाता है, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस और कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला, ठीक है। यूनिट ऑफ द कंपाउंड, कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड का फार्मूला जो भी होगा उसका हम लोग जितना भी एलिमेंट वो कंपाउंड में आया होगा, रिपीट किया होगा, उसका हम लोग मास को इंडिविजुअली ऐड करते हैं, तो ये हम लोग का हो जाता है फार्मूला मास। जैसे फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो इसमें NaCl में कितना आया है तो 2 ही एलिमेंट यूज हुआ है, एक हो गया सोडियम Na, सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, सोडियम क्लोरीन। तो सोडियम 1 टाइम है, सोडियम का मास हम लोग जानते हैं 23 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। 1 टाइम है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 23 प्लस 35.5 ये आ जाता है 55.5। तो ये हो गया फार्मूला मास ऑफ, हम लोग देखेंगे, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब फार्मूला मास ऑफ हम लोग HCl भी निकाल सकते हैं। जैसे बात करेंगे HCl का फार्मूला मास कितना होगा, तो ये हो जाता है फार्मूला में देखो 1 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, दूसरा एलिमेंट आएगा प्लस लगाना है, क्लोरीन 1 टाइम है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जोड़ें, ऐड करें, तो ये आ जाता है हम लोग का 1 प्लस 35.5, तो ये आ जाता है 36.5 इतना ग्राम, ठीक है। ये आ जाता है हम लोग का इसका फार्मूला मास। तो फार्मूला मास हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, हाँ क्वेश्चन है कुछ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 7.58 ग्राम ऑफ आयरन है, 7.58 ग्राम ऑफ आयरन, और आयरन का मोलिकुलर मास दिया हुआ है इतना, तो इसका आंसर हम लिख दिए हैं। इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करना है। जैसे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन का, तो आयरन का मान लेते हैं कितना लिए थे हम लोग, तो 7.85, तो ये गिवन मास है, गिवन मास का मतलब हो जाता है W, 7.85 ग्राम, ठीक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत है इसमें,
और इसका मोलर मास हम लोग को पता है, मोलर मास इसका ध्यान में रखना है 58 ग्राम है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ इतना ग्राम है। तो बोल रहा है इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है गिवन मास W डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है, मोलर मास। तो W कितना है, तो 7.85 है, 7.85 ग्राम में है, और ये हो जाता है 58 ग्राम, 58 ग्राम है, 58 ग्राम, ठीक है। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे तो कुछ हम लोग को मिल जाएगा 0.1401। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया है 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक का मतलब तो 1000 kg, ठीक ना, एक टन में 1000 kg, तो ये 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg। और इसको हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 को, और इसको ग्राम में लेना होगा तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो इसे नॉर्मली हम लोग बात करेंगे ग्राम में, तो ये 10⁻6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये टन का मतलब हो गया, यहाँ पे क्विंटल होता तो क्विंटल का मतलब होता है 100 kg, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग सबको ग्राम में करके कैलकुलेशन करेंगे। तो ट्राई करना है इसको बनाने का, ठीक ना, HW में इसको बना करके देखना है, बगल में आंसर लिखा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, मतलब कैपिटल स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ, स्मॉल एन का वैल्यू हम लोग के पास पता है, एन का वैल्यू ये है, ठीक ना। अब कैल्शियम एटम और मास ऑफ कैल्शियम तो दे दिया है, मास ऑफ कैल्शियम का मतलब ये मोलर मास है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम, और एंड 1.5 मोल ऑफ वाटर का भी निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कैल्शियम के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल्स ये है, और ये कैपिटल M का वैल्यू दिया हुआ कैल्शियम का। हम लोग फार्मूला में जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ठीक है। हम लोग को निकालना है इसका W, ये निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू M, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल M का मतलब क्या हो जाता है, मास गिवन मास, ये तो मोलर मास, तो मोलर मास गिवन है 40 दिया हुआ, तो इसको 2.5 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम 100 ग्राम होगा, ठीक ना। और 100 ग्राम कैल्शियम जो होता है 2.5 मोल बनाता है। सिमिलरली हम लोग बात करें वाटर का, वाटर का मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो वाटर का 1.5 मोल दिया हुआ, तो 1.5 मोल दिया हुआ वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, 18 ग्राम आएगा, कैपिटल M का वैल्यू, ये कैपिटल M का वैल्यू है वाटर का, ये कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं गिवन मास को हम लोग W से और मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग को W निकालना है यहाँ पे भी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू M मोलर मास। तो N यहाँ पे आई थिंक 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 और मोलर मास हम लोग कैलकुलेट किए हैं 18, ठीक ना। तो 18 को 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ग्राम। तो ये हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हम लोग का आंसर है फिलहाल में, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट एंड मोल, तो मोल कंसेप्ट में हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल मतलब जस्ट लाइक अ पैकेट, एक पैकेट के जैसा है जिसमें कितना पार्टिकल है, मतलब तो पार्टिकल कितना होगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हम लोग इतना पार्टिकल हम लोग कहीं पे भी एक इतना का एक पैकेट बना दे तो उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं या 1 मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 मोल है। तो 1 मोल को डिफाइन करते हैं, तो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain number of particle as carbon 12 एटम या आइसोटॉप्स। मतलब क्या है कि कार्बन 12 आइसोटॉप्स में
जितना नंबर ऑफ एटम है या जितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पर। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का हम लोग ले लें तो उसके अंदर कितना पार्टिकल होगा वो बताता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग बात करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना पार्टिकल होगा, तो इतना ही एटम या पार्टिकल होगा ऑक्सीजन का। 1 मोल ऑफ अमोनिया की बात करेंगे तो भी अमोनिया का इतना ही पार्टिकल होगा। तो किसी का भी 1 मोल ले लें तो उसके अंदर इतना पार्टिकल होता है, कितना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम है, तो हम लोग बात करेंगे कि 17 ग्राम अमोनिया में कितना पार्टिकल होगा, तो भी उतना ही पार्टिकल होगा, ठीक ना। 17 ग्राम अमोनिया है तो 17 ग्राम अमोनिया में भी कितना पार्टिकल होगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब यहाँ पे है मास ऑफ इतना ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक ना। किसी के अंदर मान लेते हैं कोई भी सब्सटेंस है तो उसका मास इतना दिया हुआ है, ठीक ना, उसके अंदर इतना पार्टिकल दिया हुआ है, इतना एटम दिया हुआ है, तो उसका मास कितना होगा, तो उसका एटॉमिक मास के बराबर। जैसे सोडियम है तो सोडियम का दिया होगा कि एक सोडियम का जो है इतना मॉलिक्यूल है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है सोडियम के पार्टिकल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इतना जो होता है सोडियम का 1 ग्राम में आएगा, या तो फिर उसका हम लोग मोलिकुलर मास निकाले सोडियम का तो वो आता है हम लोग का 23 ग्राम। तो 23 ग्राम सोडियम का मास दिया होगा तो उसका जो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻26 पार्टिकल, ठीक है, ये हो जाता है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिसका वेट कितना हो जाएगा, पार्टिकल ऑफ वाटर का वेट 18 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे मतलब अब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी दिया हो 12.46 हो इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल्स हो, तो उसका जो वेट होगा वो डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे, तो उसके अंदर कितना मोल्स होगा। एवोगाड्रोस कांस्टेंट को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू याद रखना है तो पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई भी कंपाउंड का 1 मोल के अंदर, ठीक ना, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म तरीके से बोले तो इट मे बी नोटेड दैट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट हैज़ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। सिमिलरली द ग्राम ऑफ ग्राम molecular mass of any substance also contain 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब किसी का भी मोलिकुलर मास हो या ग्राम एटॉमिक मास हो या 1 मोलिक्यूल का मास हो, उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम, जिसको GAM बोलेंगे। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम के अंदर कि कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, इससे पहले भी हम लोग देखे थे। इट इज़ द 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर at 273 Kelvin and 760 mm Hg प्रेशर। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेंगे हम लोग, और 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना लीटर होता है किसी भी गैस का वॉल्यूम। इसको STP बोलते हैं, और थोड़ा NTP पे इसका वॉल्यूम बढ़ के हो जाता है STP पे। ये STP पे ये वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। और NTP पे बात करेंगे तो 22.7 हो जाएगा। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें, एक है STP, दूसरा है NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। STP पे ये होता है 22.4 लीटर और ये NTP पे होता है 22.7 लीटर।
7 लीटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग बात करेंगे 298 केल्विन, 298 केल्विन। और प्रेशर की बात करेंगे तो 1 atm प्रेशर की बात करेंगे तो 1 atm ही होगा। तो ये मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी सब्सटेंस का जो होता है वो एक्सपैंड करता है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग को निकालना है मास ऑफ द फॉलोइंग गैस, या तो फिर एटम निकालना है। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम का एटम, ये गैस नहीं है तो मास इसका निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 1 ग्राम 1 एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक ना। तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं सिंपली, कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक ना। तो लिखेंगे मास ऑफ कितना मॉलिक्यूल, मतलब किसी का भी एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक ना। तो उसके अंदर मास होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक है। उसका मास 40 ग्राम। अब 40 ग्राम डिवाइडेड बाई हम लोग 1 एटम का निकाले तो इतना। अब इसको हम लोग 1 एटम का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6.6 हो जाएगा। 10⁻, यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जा करके ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा कैल्शियम का। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग को मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होगा वो हो जाता है सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, मतलब ये 64 ग्राम हम लोग मोलर मास निकाल लिए सल्फर का। और 1 मोल का बात है तो 1 मोल में इतना एटम होता है, तो इतना एटम ऑफ सल्फर, ठीक ना, इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो 1 एटम का निकालना है तो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, तो 64 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 60 डिवाइडेड बाई 64 कर लेंगे 10⁻22, तो ये हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁻22 ग्राम, ये हो जाएगा, ठीक है। ये मास ऑफ सल्फर, 1 एटम सल्फर का जो है मास ये निकल के आ रहा है, ये 1 एटम का मास कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, ठीक ना। तो किसी का भी 1 एटम का मास कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग एवोगाड्रोज नंबर से लेकर के उसका मतलब जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उससे एवोगाड्रोज नंबर को डिवाइड करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 एटम का, 1 एटम का, ठीक ना। क्योंकि किसी का 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितना एटम होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है। अब 1 एटम तो इतना एटम का मास 40 ग्राम होता है, ठीक ना। मतलब कैल्शियम की बात करें तो 1 एटम कैल्शियम की मास कितना होगा, तो 40 डिवाइडेड बाई जितना एटम है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, हटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 300 ग्राम मास दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसमें कितना एटम होगा ऑक्सीजन का प्रेजेंट, सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना है, नॉट कैल्शियम नॉट कार्बन, सिर्फ ऑक्सीजन का। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 300। अब मास ऑफ हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। तो कैल्शियम का मास 40 और कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 3 इंटू 16 है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 100 ग्राम आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास हम लोग करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का 3 मोल निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 3 मोल। या तो फिर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ऑक्सीजन का 3 एटम प्रेजेंट है, 3 एटम है यहाँ पे, O3 है, मतलब 3 एटम है। तो एक एटम के अंदर इतना नंबर होता है, ठीक ना। तो 3 एटम के अंदर कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का इतना मोल्स हो जाएगा। देयरफॉर अब हम लोग को निकालना है 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और सिर्फ इसमें हम लोग को ऑक्सीजन का निकालना है। तो जितना भी ऑक्सीजन का एटम आया
ठीक है। अब उसमें से हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका 100, और इधर कितना है डब्लू, डब्लू का वैल्यू कितना, गिवन मास 300। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग कैलकुलेट किए तो इसका मास जो है वो इतना के ऐसे आ जाएगा कुछ। ये हो गया हम लोग का 18.069, अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं, इंटू 10⁻23 इतना एटम था ऑक्सीजन का, और गिवन मास जो था कैल्शियम कार्बोनेट का वो 300 ग्राम था। उसको यहाँ ऊपर लिखे हैं फार्मूला में, और उसका मोलिकुलर मास से डिवाइड किए हैं। इसका मतलब इसको 3 से, मतलब 2 जीरो कट गया, कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 3 जा 54 इंटू 0.07 इंटू 10⁻23 एटम। तो इतना एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में अमोनिया का कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग मोलर मास, हम लोग जब भी हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, मोलर मास निकालना, तो सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास हम लोग को ये मिल गया अमोनिया का, ठीक है। बस फार्मूला मास के जैसा, फार्मूला जैसा है वैसे ही कैप पुट करते रहेंगे इंडिविजुअली, और उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे, मोलर मास मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका वेट दिया हुआ 51 ग्राम, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक ना। तो इसका अमोनिया का 3 मोल निकल के आएगा, ठीक है। गिवन मास कितना है 51 ग्राम, मोलर मास कितना है 17, तो 17 3 जा 51, तो 51 मतलब 3 मोल है। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको करना है, यूनिटरी मेथड से बनाए हैं। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन इतना एटम, तो हम लोग जान ही रहे हैं जो भी मतलब फार्मूला मास होता है, जितना भी फार्मूला या तो फिर उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक ना, उतने ही उसके अंदर कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होगा। अब हम लोग ये 1 ग्राम का निकाले तो 117 से डिवाइड कर लेंगे। अब 51 ग्राम निकालेंगे तो 51 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 3 जा 51, तो 6 इंटू इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपल तरीके से और भी बना सकते थे इसका। सबसे पहले नंबर ऑफ हम लोग मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे, उसके बाद एक मोल का मास इतना एटम होता है एक मोल में, कितना एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो 3 मोल में कितना होगा, 3 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग का आंसर मिल जाएगा 18.069 इंटू 10⁻23, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का इम्पेरिकल फार्मूला आई थिंक है, हाँ, ये इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग आज करेंगे। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, तो इम्पेरिकल फार्मूला होता है, जैसे मान लेते कोई भी कॉमन हो, किसी का भी कंपाउंड का फार्मूला गिवन है, जैसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर, ठीक ना, जो कॉमन हो सब में, तो 6 हम लोग देख रहे हैं सब में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो 1 यहाँ 1 2 और ये वापस 1। तो ये हम लोग का इम्पेरिकल फार्मूला, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई भी फार्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो भी कॉमन नंबर होगा उसको हम लोग कट कर लेंगे। तो इसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो इट में बी डिफाइंड एज द फार्मूला विच गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक ना। ये कंपाउंड के अंदर जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसका हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लें, सिंपलेस्ट नंबर में निकाल लें सॉल्व करके, तो वही हम लोग का इसका इम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है। तो सिंपलेस्ट मतलब जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ग्लूकोज लिए हैं, तो ग्लूकोज का ये हो गया C6H12O6, इसका इम्पेरिकल फार्मूला करें निकालेंगे हम लोग, तो जो 6 है इसको 6 को कॉमन करके बाहर कर दो, तो कार्बन 1 बन जाएगा, हाइड्रोजन 2 बच जाएगा, ऑक्सीजन 1 बन जाएगा। तो इसका फार्मूला इसको हम लोग लिख देते हैं CH2O, ये हो जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ था। तो सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग बात करेंगे तो 1 कार्बन 1 है तो 1:2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है 1:2:1, ऑक्सीजन 1 है। तो H2O2 का एम्पेरिकल फार्मूला HO हो जाएगा ओनली, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग बाहर कर देंगे क्रॉस करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
तो ये सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 हो गया। सिमिलरली हम लोग बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला, it is equal to the sum of atomic mass of all the atom present in the empirical, ये एम्पेरिकल मास है तो एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर जितना भी एटम प्रेजेंट होगा ना तो उस एटम का हम लोग मास को निकाल लेंगे तो उसी का हम लोग को क्या मिल जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला, तो इस तरीके से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू एन। एन क्या हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन नंबर है सब में, ठीक है, जो कॉमन नंबर हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। अब एन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, तो एन मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम लोग का क्वेश्चन जो आता है वो आता है किसी का भी फार्मूला दिया हुआ रहेगा और उसका पूछ लेता है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक ना। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड का हम लोग को एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। जैसे C6H6 है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग निकाले C6H6 का, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से देखें तो C और H हो जाएगा ओनली, क्यों, क्योंकि 6 कॉमन हो जाएगा बाहर में, तो वो कॉमन को हटा देना है, तो ये हो जाएगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग बात करें इसी का H3PO3 का, ठीक ना, फॉस्फोरिक एसिड का, तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, H है तो P में भी कुछ 1 है तो O में कुछ 4 है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला सेम ही रहेगा H3PO4, ठीक है ना, सेम हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। जैसे ये भी है F2O3 के अंदर, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेगा तो हम लोग लिख देंगे Fe2O3, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको बनाना है सबका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तब तक थैंक यू।